Hello students, I hope you all are studying continuously. Students, today for 11th class chemistry, in the second unit structure of atom, we are going to discuss a few topics. Firstly, we will discuss about the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. So without wasting time, let's have a look on this theory. It was given by the scientist Planck. That's why it is named so, Planck's quantum theory. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? Planck state that the radiant energy is जो radiant energy है वो क्या होती है? जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, उनसे जो एनर्जी आती है रेडिएशन की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी. ठीक है, ये क्या हो रही है? डिसकंटिन्यूअसली आ रही है. कैसे? डिसकंटिन्यूअसली. और कैसे? इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के, जैसे कंटिन्यूअसली ऐसे नहीं आ रही, ऐसे आ रही है पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, इन पैकेट्स को बोला है क्वांटम. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स विच आर कॉल्ड क्वांटम. ठीक है, एक पैकेट को क्या बोला जाता है? क्वांटम. क्या बोला जाता है? क्वांटम. ठीक है, ये बोला है प्लैंक्स ने. क्वांटम थ्योरी दी अपनी कि जो रेडिएशन की फॉर्म में जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है? डिसकंटिन्यूअसली आ रही है, यानी कि लगातार नहीं आ रही है ऐसे. ठीक है, वो ऐसे पैकेट की फॉर्म में आ रही है. ठीक है, लगातार पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है एनर्जी के, और उन पैकेट्स को क्या बोला? क्वांटम. क्या बोला? क्वांटम बोला. और इन्हीं पैकेट्स को जब हम लाइट के केस में क्या बोल देते हैं? फोटॉन्स बोल देते हैं. ठीक है, क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं इन केस ऑफ लाइट. ठीक है, और सनलाइट. ठीक है, सनलाइट के केस में क्या बोल देते हैं? इसको फोटोन बोल देते हैं, क्वांटम को. ठीक है, हम सेम रहता है वैसे जो एनर्जी है. ठीक है, और अब जो सेकंड पॉइंट था इसका कि जो क्वांटम है वो क्या होता है? एनर्जी है जो एक क्वांटम के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, यानी कि रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. ये सेकंड पॉइंट है इसका कि रेडिएट एनर्जी जो भी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के ऑफ दैट रेडिएशन. कोई भी रेडिएशन है जिसके अंदर रेडिएट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के. ठीक है, अब रिप्लेस किया इसको इन्होंने इक्वल टू के साइन से. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो कांस्टेंट आ गया h. ठीक है, विच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट. h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, h को क्या बोला गया? प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये प्लैंक ने दिया था. ठीक है, यानी कि एक रिलेशन आ गया एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी का, जो क्या आया? E is directly proportional to न्यू, और प्रोपोर्शनली के साइन को हटाने के लिए क्या लगाया गया? h से रिप्लेस किया गया. ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. ठीक है, ये होती है. ठीक है, क्या होती है? 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. ये होती है इसकी क्या वैल्यू होती है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, और एक और बात बोली इन्होंने कि जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, वो हमेशा किसकी फॉर्म में जो है, जो एनर्जी है उसका रिलेशन क्या होगा? वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा. ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? क्वांटम. यानी कि एक क्वांटम के अंदर कितना है? ये मान लो एक क्वांटम है. ठीक है, एक क्वांटम की मान लो ये कैपेसिटी. ठीक है, E1 मान लो इसको, एक क्वांटम की एनर्जी है ये. तो टोटल ओवरऑल जो रेडिएशन की एनर्जी होगी वो क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ क्या होगी, क्वांटम होगी। क्वांटम की जो एनर्जी है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1 2 3 4 जो भी इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। कैसे आएगी, मान लो एक रेडिएशन है, उसके अंदर कितने क्वांटम्स हैं, एक रेडिएशन आई मान लो, ठीक है, उसके अंदर मान लो 100 क्या है, क्वांटम है, तो इसकी जो ओवरऑल एनर्जी कितनी आएगी, 100 इंटू द एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम, ठीक है, एक क्वांटम की एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 100, ठीक है, विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ठीक है। तो ऐसे आएगी जो रेडिएंट एनर्जी। ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम ने जो क्वांटम थ्योरी दी थी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of spectrum, ठीक है। क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम्स के, स्पेक्ट्रम्स की स्टडी। स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, बेसिकली स्पेक्ट्रम्स क्या होता है, जब कुछ चीजों को लाइन वाइज रख दिया जाता है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे फर्स्टली इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द साइंस के अंदर जब सबसे पहले स्पेक्ट्रम किसको दिखाया गया, जो व्हाइट लाइट से क्या बनता है, विबग्योर का बनता है स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको दिखाया गया। जो वेरियस कलर्स हैं वो कैसे हैं, ऐसे एक फोल्डर के अंदर आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है। तो वो है स्पेक्ट्रम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है ब्रॉडली हम 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है स्पेक्ट्रम को। फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम्स क्यों है, क्या है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एमिट जरूर हो रहा होगा, और एब्जॉर्प्शन के नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्टली जो है इनको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूं इनकी डेफिनेशन को, क्या कि एमिशन जो है, इसमें एमिशन होता है, एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, यानी कि किसी सोर्स से एमिटेड लाइट, एमिटेड रेडिएशन जब प्रिज्म के थ्रू निकाली जाती है तो क्या हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है किसमें, वेरियस कलर्स में, ठीक है, डिस्पर्स हो जाती है वेरियस कलर्स में। तो उस स्पेक्ट्रम को, जो कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इट इज ड्यू टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की एमिशन की वजह से हुआ है, इसलिए उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, जब कोई भी रेडिएशन है उसको पहले एक किसी जो है वेपर स्टेट ऑफ सब्सटेंस से निकाला जाता है, यानी कि कोई भी मान लो सॉल्यूशन कोई भी है, जैसे NaCl मान लो, ठीक है, ये कैसी स्टेट में है, मान लो गैसीय स्टेट में है, ठीक है।
गैसीय स्टेट में है और इसको एक कंटेनर रखा गया है एक जगह पे और उसमें से रेडिएशन को गुजारा जाता है और इसमें से गुजारने के बाद रेडिएशन को फिर निकाला जाता है प्रिज्म से और ये स्प्लिट कुछ जो है जो ये सबसे पहले क्या थी, एक वाइट रे थी जो किसमें आई, इस सॉल्यूशन के अंदर आई जो गैसीय सॉल्यूशन है, ठीक है, वेपर सॉल्यूशन है और इसमें क्या कर दिया इसने, कुछ अपनी जो रेडिएशंस है वो वहीं पे एब्जॉर्ब कर ली गई, कुछ प्रिज्म से गुजार दी गई और क्या बनाया स्पेक्ट्रम, जैसे विबग्योर बनाया, ठीक है, जैसे विबग्योर बनाया तो विबग्योर के अंदर क्या हुआ, एक दो ही कलर बाहर निकल के आया, बाकी सब क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ की रेडिएशन थी, उन कलर्स की वेवलेंथ की जो रेडिएशन थी वो क्या होगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसलिए इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसके टू टाइप्स होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं बच्चों, एमिशन जो स्पेक्ट्रम है इसके आगे फर्दर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेकेंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेकेंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो है मैं इसको थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं ऐसी, ठीक है, डेफिनेशन आप नोट्स के अंदर देख सकते हो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे, जैसे कलर्स का दिखाई देता है, कैसे, विबग्योर, ठीक है, यानी कि क्या है, विबग्योर का कैसे दिखाई दे रहा है कि आपको सबसे ऊपर वायलेट ही आएगा, फिर इंडिगो ही आएगा, फिर ब्लू ही आएगा, ऐसे जो एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। और क्या होता है, ये जो कलर्स हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जैसे यहां से यहां इसके अंदर क्या हुआ है, इसका हल्का सा पोर्शन मिला हुआ है वायलेट वाले का और इंडिगो वाले का, ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को जहां पे मिले हुए हैं, ओवरलैपिंग पोर्शन, ठीक है, तो ओवरलैप हो रहे हैं ये और कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस एक स्ट्रक्चर के अंदर है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या जाता है, हमें लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, लाइंस मिलती हैं, लाइंस ऑफ सीरीज मिलती हैं, अलग अलग सीरीज की लाइंस मिलती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये एमिशन स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं दोनों, दोनों किसकी वजह से होते हैं, एमिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से होते हैं, इसलिए इनको एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन का और लाइन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम का, जो कि पार्ट है किसके, स्पेक्ट्रम के। और वो जो स्पेक्ट्रम को जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है स्पेक्ट्रा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्पेक्ट्रा लिखा मिले तो भी मीनिंग सेम ही है। स्पेक्ट्रम की जो प्लूरल फॉर्म होती है स्पेक्ट्रा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्पेक्ट्रा लिखा मिले तब भी डेफिनेशन सेम होगी, स्पेक्ट्रम लिखा मिले तब भी डेफिनेशन सेम होगी, ठीक है। तो इसको याद ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट जो है, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन को जब इसे डील किया जाता है, उससे मतलब एक स्पेक्ट्रम बनाया जाता है हाइड्रोजन का, तो वो कैसा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का वो कैसे होता है, ठीक है। अभी आपके सामने एक पिक आएगी, उसमें आपको देखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इसमें कुछ सीरीज दी गई है, ठीक है, उसके बाद N1 N2 और रीजन दिए गए हैं, यानी कि कौन से टाइप की क्या है, जो है लाइंस है, ठीक है। सबसे पहले सीरीज आती है लेमन, फिर पाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है N1 डिनोट कर रहा है इंटीजर मल्टीपल को, ठीक है, उसके बाद N2 डिफाइन कर रहा है 2 3 4 5 6। रीजन क्या है, सबसे पहले वाला लेमन जो है अल्ट्रावायलेट है,
बल्बर जो है विजिबल लाइट है, क्वेश्चन जो है इंफ्रारेड है, और ब्रैकेट और पी फंड ये तीनों ही इंफ्रारेड है। ठीक है, तो ये इनकी रीजन है। ऐसे एक लाइन स्पेक्टर बना हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली। तो ये था हमारा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा एक बार देख लेते हैं जो वेवलेंथ का रिलेशन जो है, जो वेरियस वेवलेंथ्स हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ जो है जो मिलती है हमारी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर भी, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या रिलेशन होता है उनका। ठीक है, जो सीरीज के अंदर वेवलेंथ आती है उनको एक रेडबर्ग फॉर्मूले से दिखाया गया है। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है लाइन की, जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसकी जो वेरियस लाइंस हैं, वेरियस सीरीज हैं, उनकी वेवलेंथ्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक जो है फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, जिसको लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हम इंपॉर्टेंट है रिलेशन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यून जो है बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर एच जो है ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, n1 जो है हमने पढ़ा है, n1 सीरीज के अंदर अभी देखा है, और n2 भी उसके अंदर देखा है। ठीक है, और न्यू बार क्या है, ठीक है, वेव नंबर है। ठीक है, वेव नंबर है ये, इसको हम 1/λ से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/λ भी इक्वल आ सकता है इसके। ठीक है, तो ऐसे यहां से वेवलेंथ हमारी निकल सकती है। ठीक है, और जो n1 है वो हर सीरीज के लिए, जैसे लेमन के लिए, पास्चन के लिए, वो क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट टर्म रहेगी n1। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, n2 जो है वो चेंज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कैसे आ रहा था 1 2 3 4। ठीक है, ये लेमन के लिए, ये बाल्मेर के लिए ऐसे आ रहा था ना, बट आगे जो n1 की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, यानी कि एक ही थी सभी के लिए, बट n2 की वैल्यू क्या रही थी, वेरी कर रही थी, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो यानी कि n1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, n2 क्या होगा, वेरी करेगा अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये है फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।